नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यंग माइंड्स ऑफ इंडिया। आज जो शख्सियत ने मुझे ज्वाइन किया है वो एक राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, सैटारिस्ट हैं और एक बहुत ही अच्छी स्पीकर। वेल, आजकल वो सोशल मीडिया में बहुत चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट जो शुरू किया है पीटा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। वो उन लोगों में से हैं जो अपने आप को प्राउडली हिंदू कहने में यकीन रखते हैं। सो प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड, fearless, multifaceted personality, Shefali Vaidya. नमस्कार शेफाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साइड एंड इनसाइड यूट्यूब चैनल के इस शो यंग माइंड्स ऑफ इंडिया में। राहुल, जब आपने मुझे बोला कि शो का नाम यंग माइंड्स ऑफ इंडिया है तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि राहुल गांधी तो मुझसे बड़े हैं उम्र में, लेकिन वो अभी भी कमिंग ऑफ एज हो रहा है उनका, तो मुझे यंग माइंड्स ऑफ इंडिया में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हियर आई एम। Well, thank you so much for taking out time, and it's my pleasure. We have to start this because there is a lot of gossiping around you on social media these days. और वैसे भी आपने सोशल मीडिया को कॉन्कर किया है जब से आपने पीटा इंडिया के अगेंस्ट एक मुहिम छेड़ी हुई है तब से। लेकिन I was searching about you and I found that more than 5 lakh followers on Twitter and more than around 2 lakh followers on Facebook, but yet there is no Wikipedia page about you. But वेरी स्ट्रेंजली मुझे एक चीज दिखी कि कोरा पे लोगों ने आपके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चैट की है या क्वेश्चंस पुट अप किए हैं कि शेफाली विद्या कौन है, शेफाली विद्या इंडिया में फेमस कैसे है, वो बीजेपी से है या उनका साड़ी का बिजनेस है। सो दीज ऑल क्वेश्चंस आर देयर। बिसाइड्स दिस मेरे को एक और जो चीज इंटरेस्टिंग दिखी वो ये दिखी कि बुक माई शो ने एज अ एक्टर प्रोफाइल आपका बनाया हुआ है। सो अब इन सब कॉन्स्पिरेसीज को खत्म करते हुए लेट्स स्टार्ट एंड नो हु इज शेफाली विद्या, starting from the school days till now your journey. You know, it's really fascinating जो आपने बोला मुझे। एक तो मुझे विकिपीडिया पे प्रोफाइल नहीं है, वो अच्छी बात है क्योंकि विकिपीडिया आजकल जिस तरह के कंटेंट देता है, वेरी एंटी हिंदू, वेरी एंटी इंडिया, तो इट्स अ गुड थिंग दैट आई डोंट हैव अ विकिपीडिया प्रोफाइल। सेकेंडली, बाकी कोरा में जो क्वेश्चंस मेरे बारे में पूछे गए वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने भी देखा है। तो जब पहली बार किसी ने मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजा तो वो क्वेश्चन था, क्या शेफाली वैद्या एज अ सीआईए एजेंट इंडियन वुमेन को साड़ी पहनने पे मजबूर करती हैं, ऐसा ऐसा इस टाइप का कुछ तो सवाल था। वो शायद सार्कास्टिक भी रहा होगा, पता नहीं। लेकिन एक सवाल ऐसा भी है कि शेफाली वैद्या इतनी पॉपुलर क्यों है इंडिया में। तो जब मैंने वो सवाल देखे तो मुझे खुद हैरानी हो गई कि लोगों के पास कुछ भी काम नहीं है क्या, कि आई नेवर थॉट दैट दिस वुड बी अ क्वेश्चन, कोई मेरे बारे में ऐसा सवाल पूछेगा और किसी को इतना जानने का इतना इंटरेस्ट है इस विषय पे। तो ये मुझे बहुत ये लगा। अभी आप पूछ रहे हैं कि असली शेफाली वैद्या कौन है, तो असली शेफाली वैद्या सीधी सी बात है, इज अ स्मॉल टाउन गर्ल, छोटे गांव की लड़की है। मेरा बचपन गोवा के एक छोटे से गांव में, कुंकड़ली नाम है उसका, उसमें गया। टिल माय ग्रेजुएशन मैं कुंकड़ली में ही थी, कुंकड़ली बोलते हैं उसको। और मेरा गांव छोटा जरूर है लेकिन वो बहुत यूनिक है क्योंकि वहां 1583 में दुनिया में पहली जगह किसी लोकल पॉपुलेशन ने, जहाँ के लोग इकट्ठा होके, गांव के लोग इकट्ठा होके, उन्होंने साम्राज्यशाही ताकतों पे लड़ाई की थी। मतलब गोवा में तब पोर्चुगीज रूल था, तो पोर्चुगीज मिशनरीज के अगेंस्ट पूरे गांव ने इकट्ठा होके उनसे लड़ाई की थी और उनसे झगड़ा किया था। और गांधी जी ने तो टैक्सेस नहीं भरेंगे, असहकार करेंगे, नॉन कोऑपरेशन करेंगे, ये बातें तो बहुत बाद में कही। लेकिन मेरे गांव के लोग ऐसे थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में ही पोर्तुगीजों को टैक्स देने से इनकार कर दिया था क्योंकि उनका ये मानना था कि ये लोग बाहर से आए हैं, ये हमारा धर्म बदलने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे मंदिर तोड़ रहे हैं, तो हम इनको हमारे रूलर्स नहीं मानते, इसलिए हम उनको टैक्स नहीं पे करेंगे। ये 16वीं शताब्दी में मेरे गांव के लोगों ने किया था काम। तो तब से मेरे गांव में जो है वो फाइटिंग स्पिरिट बहुत है। और मेरे पिताजी कहा करते थे कि कुंकुल में जो भी पैदा होता है वो बाय नेचर झगड़ालू होता है थोड़ा सा। तो I can see that spirit in you. The way you are on social media, I can see that spirit in you.
पॉसिबली हो सकता है, वो उस गांव के पानी का असर है शायद। अभी भी गोवा में आके जाके आप किसी को बोलेंगे जो गोवा की ज्योग्राफी जानते हैं कि मैं कुंकोलिम से हूँ, तो सामने वाला थोड़ा सा हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा बच के ही रहूंगा, ऐसे एटीट्यूड में अभी भी गोवा में कुंकोलिम के लोगों को ट्रीट करते हैं। तो ये था मेरा गाँव। तो मेरा बचपन गुजरा कुंकली जैसे छोटे से गांव में गोवा के। और मेरा गांव तो तब इतना छोटा था जब मैं छोटी थी, अब काफी बड़ा हो गया हालांकि, कि जब मैं छोटी थी तो इतना छोटा सा गांव था कि सारे लोग एक दूसरे को जानते थे। और ये कभी था नहीं कि आप यहाँ जा नहीं सकते, आप रात को इतने बजे के बाद घर नहीं वापस आ सकते, ये एरिया सेफ नहीं है, ये समय सेफ नहीं है, ऐसा कुछ था नहीं। गांव में सारे लोग एक दूसरे को जानते थे। और मेरी फ्रेंड और मैं, हम लोग काफी एडवेंचरस थे उन दिनों में भी। तो हम लोग कभी कभी शाम को घूमने के लिए बहुत दूर तक जाया करते थे। और मेरे घर के पीछे कुछ छोटे माउंटेन्स है, बहुत सुंदर है गाँव कुंकली, कभी आपको जाने का मौका मिला तो जरूर श्योर श्योर। जाइएगा। वहाँ टूरिज्म के लिए कुछ नहीं है इन द सेंस कि वो बीच पे के पास वगैरह नहीं है। तो हम लोग घूमने जाया करते थे। तो एक दिन हम लोग वापस आ रहे थे, तो मैं और मेरी फ्रेंड, शायद हम लोग 10 या 12 साल के थे, मुझे याद नहीं है अब ठीक से। तो हम लोग रास्ता भूल गए और हमको अंधेरा था, तो थोड़ा सा दिशाओं का ज्ञान थोड़ा सा भटक गया हमारा। और हमको पता चला था कि हम घर में कैसे जाएं। तो वहां पे एक अंकल उनके घर के सामने बैठे थे, तो हमने उनसे पूछा कि हमको घर का पता नहीं चल रहा है, आप जरा बता देंगे कि इस एरिया में कैसे जाना है। तो उन्होंने पहला सवाल हमसे किया कि आप लोग किसकी बच्चियां हो। तो हमने जैसे अपने घर का नाम बता दिया, तो वो बेचारे खुद, शाम को 7 साढ़े 7 का समय था, वो बेचारे खुद अपनी साइकिल निकाल के हमको छोड़ने के लिए आ गए घर पे। और हमको सही सलामत उन्होंने घर पे छोड़ा, उसके बाद ही चले गए। तो वो जो था ना कि हमारे गांव की बच्ची है तो पूरी गांव की जिम्मेदारी है, ये बच्चा, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड बोलते हैं, वैसा था। तो सभी को ऐसा लगता था कि हमारे गांव के बच्चे हैं, उनके अच्छे बुरे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो आजकल के आई वांट माय स्पेस वाले टीनेज के जमाने में शायद ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लगेगा लोगों को, लेकिन होता था कि गांव के बुजुर्ग लोग हैं, वो अगर किसी 16-17 साल के बच्चे को कोई बुलिंग करते देखें, या चुपके से सिगरेट स्मोक करते देखें, या दारू पीते देखें, तो वो उनको लगता था कि उनकी जिम्मेदारी है कि उसके घर तक जाके उसके पेरेंट को ये बता दें कि आपका बच्चा किसके साथ जा रहा है, क्या कर रहा है, आपको मालूम है क्या। तो फायदे भी है, उसके नुकसान भी थे थोड़े से, क्योंकि स्पेस का कॉन्सेप्ट तो था नहीं। तो आजकल के लोगों को, बच्चों को थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन श्योर। जब हम लोग, तो मेरा बचपन जब था, तो इट वाज अ वेरी नाइस थिंग। एंड आई एम, मुझे मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बचपन ऐसी जगह पे गुजरा। दूसरा, मेरे घर में बहुत लिबरल एटमॉस्फेयर था, और मेरा मेरे मेरा घर बहुत नेशनलिस्ट घर है। और मेरे दादाजी के जनरेशन से लेके लोग फ्रीडम स्ट्रगल में काफी इन्वॉल्व थे। मेरे दादाजी के भाई गोवा के पहले सत्याग्रही थे, उनको अरेस्ट भी हुआ था उन दिनों में, और वो आगवाद के जेल में 6 महीनों तक बंद भी थे। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी के पिताजी, वो सावरकर राइट थे। और उन्होंने वहां पे गोवा में एक मसूर आश्रम करके एक आश्रम है महाराष्ट्र में, उन्होंने वहां पे एक घर वापसी का प्रोग्राम चलाया था गोवा में। तो मेरे दादाजी ने उसको बहुत सक्रिय सपोर्ट दिया था, पैसे दिए थे अपने घर में, उनके प्रोग्राम्स सपोर्ट किए थे। तो और समाज सेवा का, सोशल कॉन्शियसनेस का एटमॉस्फेयर तो था ही। तो ये उन दिनों की बात है जब गोवा में मराठी स्कूल्स अलाउड नहीं थे, इलीगल थे। तो मेरे दादाजी जैसे कुछ लोगों ने महाराष्ट्र से एक टीचर को लाके वहां मंदिर में एक स्कूल शुरू किया था, जहाँ सारे बच्चे फर्स्ट टू फोर्थ तक मराठी में पढ़ते थे, उसके बाद पोर्चुगीज या इंग्लिश जो भी है उसमें पढ़ते थे। लेकिन उस शाला में सिर्फ पढ़ाई नहीं की जाती थी, वहां संस्कारों के ऊपर सिखाया जाता था, वहां अपने धर्म के बारे में सिखाया जाता था, वहां देशभक्ति के बारे में सिखाया जाता था। इन अ वे वो शाला चलाना, जबकि वो इलीगल था, वो भी एक पोर्चुगीज एम्पायर के खिलाफ एक लड़ा था। सब लोगों ने मिलके ये काम करना। तो ऐसा सिचुएशन था। मेरे पिताजी फिर जब वो 21 साल के थे, तो वो गोवा फ्रीडम स्ट्रगल में कूद गए। और ऑलमोस्ट फॉर 10 years आजाद गोमांतक दल नाम की एक वहां पे गेरिला ऑर्गेनाइजेशन थी गोवा में, तो उसके वो सदस्य रहे। उन्होंने काफी डेयरिंग काम किए। उन्होंने तो वो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स थे, बहुत अच्छे शूटर थे, उनका मतलब सारी बंदूकें बम चलाना सब जानते थे। तो उन्होंने और उनके साथियों ने पोर्चुगीज सरकार के खिलाफ और पोर्चुगीज पुलिस स्टेशन आर्मरीज के खिलाफ काफी रेड्स किए।
रेलवे के ब्रिज उध्वस्त किए, काफी कुछ किया पोर्चुगीज सरकार के खिलाफ। उनके ऊपर अरेस्ट वारंट भी था, उनको उनके एब्सेंशिया में ट्रायल चला के उनको 36 साल की सजा भी हुई थी। वो मिले नहीं पोर्चुगीज सरकार को, अगर वो मिलते तो उनको कहीं अंगोला भेज देते वो, जैसे बाकी के लोगों को भेजा था उन्होंने। तो ऐसे घर में मेरी पैदाइश हुई, इसलिए घर में काफी सारी किताबें थी, अलग अलग थॉट प्रोसेस की किताबें थी, गांधीयन विचारों के ऊपर किताबें थी। I could see that you shared that post yesterday. मेरे या तो इस वजह से, और कभी किसी ने बोला नहीं कि ये किताब नहीं पढ़ना चाहिए तुमको, और कभी किसी ने ये भी नहीं बोला कि तुम लड़की हो, तुमको पॉलिटिक्स के बारे में क्या पता है, तुम मत बोलो इसके ऊपर। ये तो वाक्य मैंने मेरी जिंदगी में किसी से सुने नहीं घर पे। तो हमेशा ही एनकरेज किया जा रहा था, जो आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन कहते हैं ना, वैसा था मेरा फैमिली। तो घर में 3 या 4 न्यूज़पेपर आते थे, और हर शाम को जब न्यूज़पेपर आते थे तो घर का हर सदस्य एक एक न्यूज़पेपर लेके बैठा था, और फिर उसके ऊपर आर्गुमेंट्स होते थे। ये हर तो जब मेरे फ्रेंड्स आते थे बाद में, जब मैं कॉलेज में हॉस्टल में पढ़ने के लिए गई, तो मेरे फ्रेंड्स गोवा देखने लिए कभी कभी आ जाते थे मेरे साथ घर पे। तो जब वो जब ये देखते थे कि घर के 4 सदस्य 4 पेपर लेके बैठे हैं और अपने आप से एकदम अपने आप में कोई किसी चीज से अग्री नहीं कर रहा है, तो बहुत जोर से बहस होती है, तो उनको बहुत लगता था ये, लेकिन मेरे लिए बहुत नॉर्मल। तो ये बहस का प्यार, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर, ये तब से है। और हालांकि मैंने काफी डिफरेंट आइडियोलॉजीज की किताबें बहुत पहले पढ़ी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा, और उसके बाद जब मतलब ये मैंने सावरकर जी की किताब जब पढ़ी, तब आई वाज आई थिंक 12 साल की थी मैं, 5th या 6th में कुछ थी। तो तब मैंने जब उनकी पहली किताब पढ़ी मराठी में, तो मुझे बहुत अफेक्ट कर गई, और तब से मुझे ऐसा लगा कि ये जो थॉट प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा मुझे गहराई से देखना है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा होते गया, फिर एक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि जिससे मैं अपने आप को हिंदुत्ववादी कहूँ या नेशनलिस्ट कहूँ, वो हो गई, एक्सक्यूज मी। तो ये जो जर्नी थी, आइडियोलॉजिकल जर्नी, वो धीरे धीरे हो गई। और जैसे जैसे मैं देखते गई, जैसे जैसे मुझे ये सेक्युलरिज्म के नाम पे देश में जो कुछ हो रहा है, वो जैसे जैसे दिखता गया, स्कूल बुक्स में भी किस तरह से हमको झूठ सिखाए गए हैं वो दिखता गया, वैसे वैसे वो मेरा आइडियोलॉजिकली थॉट प्रोसेस जो है वो परिपक्व होता गया, और इस तरह से फिर वो हो गया। फिर रही पढ़ाई की बात, तो मेरी ग्रेजुएशन तक तो पढ़ाई मेरे गांव में हुई। मेरे पिताजी ने गोवा लिबरेशन के बाद, आपको शायद पता हो, आपको पता हो, लेकिन काफी लोगों को पता नहीं है कि गोवा को फ्रीडम 1947 में नहीं मिली थी। पोर्चुगीज तब भी गोवा में थे, और गोवा का लिबरेशन हुआ था 1961 में, ऑलमोस्ट कितने साल के बाद, 15 साल के बाद, राइट। सो उसके बाद जब गोवा लिबरेट हुआ और भारत का एक हिस्सा बन गया, तब गांव में, छोटे छोटे गांव में स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह थे। तब मेरे पिताजी ने मेरे गांव में एक एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना किया, और लिटरली मतलब 5 स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने एक स्कूल शुरू किया वहां पे। वो उसके पहले प्रिंसिपल थे, विदाउट पे काम करते थे उसके लिए। और अब वो सोसाइटी जो फुल फ्लेश कॉलेज चलाती है, ऑलमोस्ट उस एरिया के ऑलमोस्ट 1,500 बच्चों के लिए वो पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बड़ा बन गई है। और मेरे पिताजी तो हिपोक्रेट थे नहीं कि हमने जो स्कूल शुरू उसमें बच्चों डालेंगे, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालेंगे, ऐसे मेरे पिताजी कभी थे नहीं। तो उन्होंने हमको भी उसी स्कूल में पढ़ाया, मुझे और मेरे भाइयों को भी। तो मेरा ग्रेजुएशन गोवा में हुआ। उसके बाद फिर मुझे करना था मास कम्युनिकेशन, क्योंकि मुझे बहुत पहले पता चला था कि मेरी रुचि जो है वो शब्दों में है, लिखने में या पढ़ने में, ये मेरे इंटरेस्ट हैं। तो मुझे मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म करना था। तो मैंने पुणे यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का एग्जाम दिया, फिर वहां पे मैंने मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन में। 2 साल पुणे में रही। उसके बाद फिर मेरा टेलीविजन प्रोडक्शन में मेरा मेजर था, तो बॉम्बे में टेलीविजन कंपनी के लिए काम किया। घरौंदा पिक्चर के डायरेक्टर थे भीमसेन, तो उनके साथ एज असिस्टेंट काम किया। और बहुत सारा, एक सोनी एंटरटेनमेंट चैनल के लिए एक प्रोडक्शन कंपनी हुआ करती थी, उसके लिए मैंने काम किया, बहुत कुछ सीखा वहां पे। लेकिन मुझे पता चला कि टेलीविजन वो भी मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरा क्षेत्र शब्द है, वर्ड्स। सो आफ्टर दैट आई बेसिकली स्टक टू राइटिंग इन व्हाटएवर वे।
आइदर इन स्क्रिप्ट रिसर्च और इन स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, लेकिन जो भी है वो शब्दों में किया। उसके बाद मेरा विवाह हो गया, फिर दिल्ली में रही, फिर हम लोग यूएस शिफ्ट हो गए कुछ सालों के लिए, फिर वही मेरे बच्चे पैदा हो गए, ट्रिपलेट्स, तिरवा बच्चे। उसके बाद हम लोग वापस इंडिया चले आए 2006 में। 2006 में ही बच्चे पैदा हो गए। 2006 के एंड में मैं इंडिया वापस आ गई। तब से मैं पुणे में हूँ। बीच में हम लोग 3-4 साल दुबई में रहे, और फिर 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे वाव किया था कि मोदी जी पीएम बनेंगे तो हम इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। तो मैंने भी एक वाव किया था कि 2014 में अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो मैं इंडिया वापस आ जाऊंगी हमेशा के लिए। और मैं लिबरल लोगों की तरह हिपोक्राइट तो हूँ नहीं, क्योंकि उन्होंने जो बोला था कि मोदी जी अगर पीएम हो जाएंगे तो हम सब ये देश छोड़ देंगे, किसी ने छोड़ा नहीं देश। लेकिन मैंने जो वाव किया था कि 2014 में अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो हम लोग इंडिया वापस आ जाएंगे। तो हम लोग लिटरली अगस्त 2014 में हम लोग इंडिया वापस आ गए। तब से मैं पुणे में रहती हूँ मेरे बच्चों और मेरे फैमिली के साथ। बहुत ही डाइवर्स आपकी जर्नी रही है अब तक, बट ये जो जर्नलिज्म और ये है, इसमें कहीं ना कहीं ये ना माना जाए कि जस्ट बिकॉज ऑफ बीजेपी केम इनटू पावर सो आपका एक इन्फ्लुएंस हो गया और आप इसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिवली लिखने लगी या आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बढ़ गया। तो देयर इज नथिंग टू डू विद बीजेपी, इट वाज योर ओन चॉइस, आपकी अपनी चॉइस थी, अपना डिसीजन था, यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस सो दैट पीपल हैव दिस। See, I was always opinionated. Opinions तो मेरे तब से थे, और मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो हमेशा ही राष्ट्रवादी हुआ था मेरे घर के संस्कारों की वजह से। तो फिर उसमें बीजेपी और पॉलिटिकल राइटिंग के बारे में मैंने कभी प्रोफेशनली सोचा नहीं था। जब मैं 2009 में जब मैंने पहली बार फेसबुक अकाउंट बनाया, तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, 3 साल के थे, और मैंने करियर से ब्रेक लिया था क्योंकि मेरे बच्चे थे, 3 ट्रिपलेट्स थे, तो उनको बड़ा करने के लिए, और मेरे हस्बैंड का जॉब जो है वो काफी ट्रैवल वाला था, तो इसलिए किसी एक पेरेंट को रहना जरूरी था, इसलिए मैंने ब्रेक लिया था अपने करियर से। तो जब मैं सोशल मीडिया पे, तब मैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल सिर्फ जो नॉर्मल फर्स्ट टाइम पेरेंट्स जो करते हैं कि मेरे बच्चे कितने क्यूट हैं, उनके फोटो डालो और हमेशा बोलते रहो कि उन्होंने आज ये किया, उन्होंने वो आज वो किया, वैसा ही था। वो सिर्फ मेरे फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ओपन था। लेकिन आई थिंक मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जब पहली बार कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट बने थे, शायद 2011 की बात है ये, तो उन्होंने एक स्पीच दिया था कि पावर इज पॉइजन वगैरह, और मेरी माँ ने मुझे बोला है कि बेटा पावर इज पॉइजन होता है, व्हाटएवर। तो मेरे दिमाग में भी यही आया था कि अगर पावर इज पॉइजन है तो कौन सी माँ अपने बेटे को बोलेगी कि ले बेटा पी ले पॉइजन ये। कोई भी माँ यही बोलेगी ना कि मत पियो। अगर आपको पावर से इतना परहेज है, आपको पावर से इतनी प्रॉब्लम है, तो आप अपने बेटे को पॉलिटिक्स में क्यों ढकेलना चाहती हैं? ऑब्वियस है ना। तो मैंने इस बात से चिढ़ के एक पोस्ट लिखी थी कि कोई, मैं समझ सकती हूँ एक माँ का दर्द कि बेटा कितना भी निकम्मा क्यों ना हो, माँ को हमेशा लगता है कि बेटा बहुत होशियार है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बाकी की कोई भी माँ होती तो अपने बच्चे को कोई खिलौना ला देती, लेकिन आपने तो उसको पूरा पक्ष दे दिया खेलने के लिए। ये उसका मतितार्थ था वो आर्टिकल का। और वो आर्टिकल मैंने ऐसे ही डाला था, मतलब अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए, लेकिन वो जबरदस्त वायरल हो गया। तब तो मेरा फेसबुक अकाउंट भी ओपन नहीं था, लेकिन उन्होंने लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने उसका कॉपी केस पेस्ट करके वो उसको शेयर कर दिया। ये तो प्री व्हाट्सएप डेज थे, सिर्फ फेसबुक पे ही इतना चला वो कि मुझे अपना फेसबुक वॉल ओपन करना पड़ा, मतलब सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स के लिए नहीं, फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के लिए भी। और तब मुझे पता चला कि पॉलिटिक्स पे मैं उससे पहले भी लिखती थी, लेकिन वो सिर्फ ओपिनियन, मेरा अपना ओपिनियन था और मेरे फ्रेंड्स तक ही सीमित था। वो दुनिया तक पहुंचाने के लिए कभी लिखा नहीं था, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं लिखा था। उससे पहले लिखती थी, बहुत सारे विषयों पर लिखती थी, एजुकेशन पे, ट्रैवल पे, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पे, जो मैं अभी भी लिखती हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स पे मैंने ऐसा कभी पॉलिटिकल कमेंट्री कभी की नहीं थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल दुनिया में, इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह सोचते हैं और वो कह नहीं पाते या कहते नहीं है, वॉट एवर रीजन, तो मुझे इन लोगों का वॉइस बनने का ये बहुत सुनहरा मौका है और मुझे वो हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तब से मैं लिखने लगी और
फिर वो कहते हैं ना कि लोग आते गए, कारवां बनता गया। मैंने ये कभी डिसाइड नहीं किया, और ये बात तो मोदी जी के पीएम होने के बहुत पहले की है। 2010 से मैं सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल कमेंट्री कर रही हूँ। और 2012 में गोवा में जब पहला इलेक्शन था, वो इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था गोवा के लोगों के लिए, क्योंकि अगर उस इलेक्शन में कांग्रेस हारती नहीं थी तो गोवा पूरा का पूरा माइनिंग के हाथों उद्ध्वस्त हो जाता, पूरा का पूरा नेचर सब कुछ। तो हर सही सोचने वाले गोवन नागरिक को ऐसा लगता था कि ये आर पार की लड़ाई है, अपने आप को एक्टिव होना चाहिए। सो तब मुझे मेरा पॉलिटिकल एक्टिविज्म, बोलिए पॉलिटिकल एक्टिविज्म में, सब किसी पार्टी का मेंबर या वैसा नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे बोलना, लोगों को बोलना, प्रवृत्त करना उनको बोलने के लिए कि ये जो चल रहा है वो सही नहीं है, इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, अपनी आवाज उठाना, ये मैंने 2012 में पहली बार किया। तब तो मोदी जी सीन पे भी नहीं थे। तो ये जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि ये तो आफ्टर 2014 में बीजेपी की सपोर्टर है, व्हाटएवर, दैट्स ऑल बकवास एक्चुअली। क्योंकि हाँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, बहुत वोकली सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मुझे जहां जहां लगा कि पार्टी ने गलती की है वहां वहां मैंने आवाज उठा भी दी है। और मेरी जो आइडियोलॉजी है वो राष्ट्रवाद से संबंधित है, वो हिंदुत्व से संबंधित है। और बीजेपी आज अकेली ऐसी पार्टी है जो उस पक्ष का ये करके, मतलब जो हिंदुत्व के, राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़ी है। सो दैट इज द थिंग। मुझे अगर जो ये लोग बोलते हैं ना आईटी सेल है, आपको पैसे मिलते हैं, पैसे मिलने चाहिए होते, या पैसे चाहिए होते, या फेवर्स चाहिए होते, तो मैं कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करती। कांग्रेस को अगर सपोर्ट किया होता 2009 से, तो अब तक पद्मश्री मिला होता मुझे। ऐसे ही लोगों को पद्मश्री देते हैं ना वो। किसको पद्मश्री दिया था यूपीए गवर्नमेंट ने? तीस्ता सेटलवाड को, जिसने राइट विक्टिम्स के पैसे खा के उससे सैनिटरी नैपकिन और वाइन खरीदी थी, उसको पद्मश्री दिया था। राजदीप सरदेसाई को पद्मश्री किया था, जो आए दिन लताड़े रहता है अपने करियर में लोगों से। और कौन है वो, बरखा दत्त, उसको पद्मश्री दिया था। तो ऐसे ही फालतू लोगों को देते हैं ना वो, जो उनका थोड़ा सा प्रेज किया कांग्रेस को, तो पद्मश्री मिल जाती थी आपको, तो वो मिल जाती थी मुझे अगर मैं कांग्रेस को सपोर्ट करती थी। And side by side you are also very and side by side you are also very vocal about the way you criticize the BJP Goa. तो उससे भी क्लियर होता है that you are not just supporting anything blindly, you have a rational view कि आप किसको किस टाइम क्रिटिसाइज करते हैं, उसके कारण क्या है, या किसी को फेवर करते हैं उसके कारण क्या है। वेरी वेल, you gave your answer। मुझे लगता है शायद इसके बाद बहुत चीज क्लियर हो जाएगी लोगों को कि आप बीजेपी नहीं, आप अपने नहीं, फिर भी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस आप वाले और कुछ फेक जिहादी हैंडल्स ऐसे हैं जो मैं कुछ भी करूं तो भी मैं किसी के बारे में मिलूं, मैंने अगर लिखा कि मैंने आज घर पे खाना क्या बनाया, तो उसके ऊपर भी वो लोग बीजेपी को लेके आएंगे और बोलेंगे कि हाँ ये मोदी जी ने बोला है आपको, और सम सच रिडिकुलस थिंग लाइक दैट। तो किसी का मतलब ये मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि मैं यहाँ पे बोलूं तो किसी को ऐसा लगेगा कि ये नहीं है। वो करने वाले हैं तो वो करेंगे, ये वो उनका काम है, उसके लिए उनको 2 रुपीज पर ट्वीट मिलता होगा, मुझे क्या पता। Anyhow, so coming back to this question that you are a convener at Indic Academy. So Indic is something जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। Now there is a definition। अब इस नेशन में 3 नेशन बसते हैं, एक है इंडिया। So those who follow this as India, they वो मजाक उड़ाते हैं इंडियन कस्टम का, ट्रेडिशन का, रिलीजन का, आयुर्वेदा का, इन सब का मजाक उड़ाया जाता है। Then there comes हिंदुस्तान, जो गंगा जमुना तहजीब को तो बहुत प्रमोट करते हैं, लेकिन फेवर किसको किया जाता है वी वेरी वेल नो। और उसके बाद एक आता है जो भारत बोलते हैं, लेकिन भारत बोलते साथ ही आप फासिस्ट कहलाते हैं। सो अगर मैं रिलीजन को डिस्कस ना करूं तो आपके हिसाब से व्हाट इज द आइडिया ऑफ हिंदुस्तान एंड भारत यू हैव? ये इंडिया वाले और हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब वाले जो लोग हैं वो अपने आप को इंटरसेक्ट करते हैं। अगर आप वेन डायग्राम की ये ले लो तो ये दोनों सर्कल्स जो हैं वो काफी हद तक एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये वही लोग हैं जो डून स्कूल में जाते हैं, फिर सेंट स्टीवंस में जाते हैं, फिर उनके ही लोग, अपने पूरा इंसिस्टर सर्कल होता है उनका, उनके ही दोस्त लोग हैं, उनके ही साथ वो, और वही लोग जो हैं वो गंगा जमनी तहजीब की बातें करते हैं। लेकिन जो असली देश जो है, जिसको आप भारत बोलते हो, मैं भी भारत बोलती हूँ, सब लोग भारत बोलते हैं,
जो गांव कस्बे में बसता है, जो अपनी भाषा में बोलता है, जो अपना खाना खाता है, जो अपने संस्कारों में बड़ा होता है, जो अपने कल्चर को बहुत वैल्यू देता है, जो अपने धर्म को, अपनी फेस्टिवल्स को, उसको सेलिब्रेट करने में उसमें कोई कमी है ऐसा मानता नहीं है, ये असली भारत है, ये असली देश है। बाकी जिसको आप इंडिया बोलते हो, या जो खान मार्केट वाला गैंग जिसको प्राइम मिनिस्टर ने बोला, वो तो 1% से भी कम लोग हैं। वो ट्विटर पे आके अपने ही पूरे सर्कल में ये इसकी पीठ खरोचता है, वो उसकी पीठ खरोचता है, ऐसा ही उनका चलता रहता है। उनका असली भारत से कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो 2014 में मोदी जी पीएम नहीं होते, और 2019 में भी मोदी जी नहीं होते पीएम, क्योंकि पीएम बनाने वाले लोग भारत में रहते हैं, वो जाके वोट करते हैं, वो किसी व्यक्ति का काम देखते हैं, वो किसी व्यक्ति का ईमान देखते हैं। ये लोग जो हैं, ये ट्विटर पे बोलेंगे, या फिर कैंडल मार्च करेंगे, या फिर अवार्ड वापसी करेंगे। और ये अवार्ड वापसी की भी बड़ी स्ट्रेंज है, क्योंकि अवार्ड देने वाले भी यही लोग हैं, अवार्ड लेने वाले भी यही लोग हैं, अवार्ड वापस करने वाले भी यही लोग हैं, और पूरा इंटॉलरेंस का राग अलापने वाले भी यही लोग हैं। तो ये जो गंगा जमनी तहजीब वाले जो लोग हैं ना, वो अपने आइवरी कैसल में रहते हैं। उनको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उनको सच्चाई मालूम भी नहीं है। वो किसी भी भारतीय भाषा में 2 शब्द नहीं बोल सकते, किसी भी भारतीय भाषा में कोई किताब नहीं पढ़ सकते, उनको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में नहीं मालूम, हमारी परंपराओं के बारे में नहीं मालूम, उनको कुछ भी नहीं मालूम है। एक ऐसी ही मोहतरमा मोरोनिका, जो अपने आप को पत्रकार समझती हैं, तो उन्होंने जब मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर हुए थे और पहली बार उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी में गए थे, तो उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके पूजा की थी। तो उसके बाद इन गंगा जमनी तहजीब वाली मोहतरमा ने एक ट्वीट किया था कि मोदी जी मंदिर तो गए, लेकिन वो ज्ञानवापी मॉस्क क्यों नहीं गए? उनको ज्ञानवापी मॉस्क में जाना चाहिए था, क्योंकि यही गंगा जमनी तहजीब है। अब इन मूर्ख मोहतरमा को कौन समझाएगा कि ज्ञानवापी मॉस्क कैसे हो सकती है? ज्ञान वापी ये शब्द ही संस्कृत है, ज्ञान मतलब नॉलेज, वापी मतलब कुआं। तो ऑब्वियस है कि वहां पे मंदिर था, और मंदिर के अवशेष आज भी वहां पे दिखते हैं। लेकिन आप तो कभी काशी जाओगे नहीं, आप काशी जाना छोड़िए, आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे नहीं, आप सच की जानकारी नहीं रखोगे, और आप ऐसी बेहुदा स्टूपिड स्टेटमेंट्स करोगे। जिस मंदिर को तोड़ के वहां पे औरंगजेब ने वो गंदी मॉस्क बनाई है, वहां पे वो जिसको लोग आज ज्ञानवापी मॉस्क बोलते हैं, वहां पे क्यों जाएंगे प्राइम मिनिस्टर? और आपको ये गंगा जमनी तहजीब लगती है कि किसी मंदिर को तोड़ मरोड़ के वहां पे मंदिर का आधा ढांचा रख के उसके ऊपर मॉस्क बनाना, ये आपको गंगा जमनी तहजीब लगती है? तो आप पे लानत है ना, आपकी छोटी सोच पे लानत है। यही नहीं, इन मोहतरमा ने या किसी और ने, मुझे याद नहीं है, उन्होंने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में एक मॉस्क है जिसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। वहां पे इंस्क्रिप्शन है उनके, जो जिन्होंने मॉस्क बनाई है, उसी सुल्तान ने वहां पे इंस्क्रिप्शन खड़ी की है। वहां पे उसने बड़े गर्व से बोला है कि ये जो मॉस्क है, ये 27 हिंदू और जैन मंदिर तोड़कर उनके अवशेषों से बनाई गई है, इसीलिए उसको कुव्वतुल इस्लाम, मतलब इस्लाम की ताकत, ऐसा नाम है उस मॉस्क का। ये अभी भी मॉस्क अगर आप देखोगे एक नजर में, आपको पता चलेगा कि ये मॉस्क के पिलर्स सारे इंडियन हैं, उसका पूरा आर्किटेक्चर इंडियन है। इसलिए इंडियन है क्योंकि वो बनाया ही तोड़े गए मंदिरों और जैन बसादी के अवशेषों से है, वो खुद बोलते हैं। लेकिन ये गंगा जमनी तहजीब वाले जो एडवोकेट हैं, वो किसी ने ट्विटर पे बोला था कि ये मॉस्क इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रेटिक हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर। कैसे हो गया भाई सिंक्रेटिक हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर, जब 27 मंदिरों को और जैन प्रार्थना स्थलों को ध्वस्त करके ये उनके अवशेषों से ये मॉस्क बनाई गई है? तो ये सिंक्रेटिक कैसे हो गया? लेकिन ये गंगा जमनी तहजीब वालों की अकल है। उनको अव्वल तो उनको दिमाग तो होता नहीं है, उनकी सारी जो ताकत है वो उनके इंग्लिश अच्छा बोलने में होती है, एक। और दूसरा, उनके सारे कनेक्शंस जो होते हैं, किसी के पापा आईएएस ऑफिसर, किसी के अंकल कैबिनेट सेक्रेटरी, किसी के दादाजी जज, और उनके बच्चे फिर वो वही स्कूल में जाते हैं, फिर उनका एक इंसेस्टुअस सर्कल होता है। ये जो नेपोटिज्म की बात आजकल फिल्मों में हो रही है ना,
सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद, अनफॉर्चुनेट मृत्यु के बाद, तो नेपोटिज्म का सबसे बड़ा भंडार तो इस पॉलिटिक्स और मीडिया के क्षेत्र में भरा पड़ा है, पर्टिकुलरली मीडिया के क्षेत्र में। एनडीटीवी जो कभी बहुत बड़ा चैनल हुआ करता था, आजकल कोई देखता नहीं है, लेकिन कभी बहुत बड़ा चैनल हुआ करता था, उनमें उनके जो मेजर एम्प्लॉइज थे, उनके आप एक सिंपल गूगल सर्च करके देखिए कि वो एनडीटीवी में कैसे आ गए। सबके दादाजी कोई जज थे, किसके पिताजी कैबिनेट सेक्रेटरी थे, किसके और कोई इंडियन एम्बेसडर टू द यूएस थे, किसी का बाप जनरल था। ऐसे ही लोगों को एनडीटीवी ने चुन चुन के लिया था। इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इसलिए लिया था क्योंकि उनके कांटेक्ट यूज करके वो तब के यूपीए कांग्रेस गवर्नमेंट की स्टोरीज, हाँ, पावर ब्रोकर और स्टोरीज वो ला सके अपने कांटेक्ट यूज करके। इसीलिए तो याद है आपको, एक जमाना था जब एनडीटीवी के लोग, जर्नलिस्ट, फोन उठा के नीरा राडिया के साथ बात कर सकते थे कि गुलाम को बोलना कणी को ये मिनिस्ट्री दे दी जाए। मतलब इतना उनका पावर था उस इकोसिस्टम में। वेरी ट्रू, आपने जो ये जवाब दिया, मतलब बहुत चीजें इससे इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में देखा जिस तरह से राम मंदिर बनने के बाद, शुरुआत होने के बाद, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का मजाक उड़ाया गया, फिर एजुकेशन पॉलिसी में जो 3 लैंग्वेज जो सिस्टम है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता भी था और एक बार कोठारी कमीशन ने भी इसके लिए कहा था, उसकी जब दोबारा बात की गई तो साउथ में, तमिलनाडु में एक हैं लीडर जिनको सीआईएसएफ के एक जवान ने मनगढ़ंत कहानी जो बनाई गई, आपको भी पता है कि हमसे हिंदी में पूछा गया और ये सब। तो इस तरह के लोग हैं जिनको ये परेशानी होने लग जाती है जब भी कोई भारत की बात करता है। तो इसीलिए मैंने आपसे ये चीज पूछा थी। अगर मैं इसी को जोड़ते हुए सवाल पूछूं कि आपने अपने ट्विटर के बायो में बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत प्राउडली लिखा है कि आई एम हिंदू। सो व्हाट डू यू मीन बाय हिंदू? व्हाई आई एम आस्किंग, बिकॉज आपको पता है अभी हाल फिलहाल के कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू को रिलीजन ना मार के एक फिलोसफी, वे ऑफ लाइफ माना है, फिलोसफी माना है। तो मैं क्यों ये अपने आप को हिंदू ना कहना और हिंदू को इस तरह से डिफाइन करना कि वे ऑफ लाइफ है, ये कहीं ना कहीं अंडरमीन करता है कि हमारी कंट्री में जहां पर राम की एग्जिस्टेंस के लिए इतनी फाइट हो रही है, तो वहां पर एक रिलीजन है ही नहीं। हाउ यू डिफाइन दिस? ये जो वे ऑफ लाइफ वाला जो फंडा है ना, वो कभी मेरे समझ में नहीं आया। आप मुझे बताइए कि कौन सा धर्म ऐसा है दुनिया में जो वे ऑफ लाइफ नहीं है? जो एब्राहमिक रिलीजन है वो आपको नहीं बताते कि आपको कितनी बार दिन में प्रे करना चाहिए, वो नहीं बताते आपको कि आपको हर संडे चर्च में जाना चाहिए, वो नहीं बताते आपको कि किससे शादी करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस मौसम में क्या खाना चाहिए। कुछ धर्म तो ऐसे हैं जो आपको ये तक बताएंगे कि पेशाब कैसे किया जाता है और उसके बाद क्लीन कैसे किया जाता है। तो हाउ कैन यू से दैट ओनली हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ? ऑल रिलीजन्स आर अ वे ऑफ लाइफ। बाकी जो ये डिबेट होता है कि हिंदू धर्म अलग है, हिंदुत्व अलग है, सनातन धर्म अलग है, ये सब फिजूल की बातें हैं। ये सब एक छल कपट है आपको जानबूझ के गुमराह करने के लिए। किसी ने ट्विटर पे एक बहुत अच्छा मीम शेयर किया था, मैं बोलना चाहूंगी वो, कि उन्होंने बोला था कि ये जो लोग बोलते रहते हैं कि हिंदुइज्म इज गुड, हिंदुत्व इज बैड, हिंदुइज्म अलग है, हिंदुत्व अलग है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मीम शेयर किया था कि हिंदुत्व इज सिंपली हिंदुइज्म दैट रेजिस्ट। मतलब हिंदुत्व वही हिंदू धर्म है जो लड़ना चाहता है। और यही प्रॉब्लम है इन लोगों को मतलब मैं जमाते फिब्रल जो मैं इनको बोलती रहती हूँ, एक बड़ा सा एमोर्फस ग्रुप है जो बेसिकली हिंदूज को हमेशा टारगेट करते रहता है। तो उनको इसी बात से तो चिढ़ है कि पूरी दुनिया में सारे एंशिएंट कल्चर, सारे पॉलिथिस्टिक सिविलाइजेशन, सारे जो धर्म है वो एब्राहमिक रिलीजन्स के आने के बाद तो खत्म हो गए, डेड सिविलाइजेशंस हो गए। आप कहीं पे भी जाइए, आप इजिप्ट में जाइए, आप ग्रीस में जाइए, आप रोम में जाइए, आप साउथ अमेरिका में जाइए, वहां के लोकल कल्चर, वहां का लोकल वे ऑफ लाइफ, वहां का लोकल वे ऑफ वर्शिप था, उनके अपने भगवान थे, उनका अपना धर्म था, उनकी अपनी भाषा थी, उनकी अपनी संस्कृति थी, वो सब खत्म हो गया और अब वो महज म्यूजियम में एक एग्जिबिट की तरह हो गए हैं। लेकिन हम अभी जिंदा हैं, हम अभी भी पूजा करते हैं, वैसे ही पूजा करते हैं जैसे 2000 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स किया करते थे। हम वही भाषाएं बोलते हैं जो 1000-2000 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स बोला करते थे। हम वही खाना खाते हैं, हम वही वस्त्र पहनते हैं, हम वही देवी देवताओं को भजते हैं जिनको हमारे सदियों से हमारे पूर्वजों ने भजा था।
और अभी भी आप देश के कोने कोने में जाइए तो आपको एक ही संस्कृति की झलक दिखेगी। इतने हमारे ऊपर आक्रमण हो गए, इस्लामी आक्रमण हो गए, फिर उसके बाद ब्रिटिश रूल हो गया, गोवा जैसी छोटी सी जगह में 450 साल का पोर्चुगीज रूल हो गया, लेकिन फिर भी हमारी भारतीयता, हमारा हिंदुत्व ऐसा है जो अभी तक जिंदा है। इनके सारे एफर्ट्स के बावजूद देश का पार्टीशन हो गया, देश की एरिया सिमट गई, कभी ये धर्म अफगानिस्तान तक अपनी पताकाएं फैला रहा था, अब हम लोग केवल भारत के भूभाग तक ही सीमित है, ये सही बात है। लेकिन हमारी संस्कृति के अवशेष अगर आप देखेंगे तो आपको हर जगह पे दिखेंगे। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे तो थाईलैंड में अभी भी लोग हिंदू मंदिर जाते हैं, वहां के लोग, हालांकि वो बुद्धिस्ट हैं। उनके जो उनका जो गवर्नमेंट जो जो एम्पोरियम है, उसका नाम है, थाईलैंड में जो बुद्धिस्ट कंट्री है उसका नाम है नाराय फांड। नारायण मतलब नारायण, नारायण मतलब श्री विष्णु, और फांड मतलब बाजार। मतलब उनका जो, जैसे हमारा कॉटेज क्राफ्ट एम्पोरियम जैसे होता है, वैसे उनका नेशनल एम्पोरियम है, उसका नाम श्री विष्णु के नाम के ऊपर है। अगर आप आज भी आप बैंकॉक एयरपोर्ट जाएंगे तो वहां पे समुद्र मंथन का बहुत बड़ा स्कल्पचर आपको दिखेगा, लेकिन आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे सिर्फ योगा की मुद्रास लगाई थी वहां रिसेप्शन पे, फिर उसके खिलाफ भी इतने लोगों ने कि नहीं नहीं ये हिंदू है, ये योगा है, ये सेक्युलर देश में शोभा नहीं देता, ऐसा रोना शुरू किया था। तो ये हमारे साथ हमेशा होता है, क्योंकि इन लोगों को अच्छा नहीं लगता कि हम अभी भी जीवित हैं। ये कॉनराड एल्स ने बोला था, उन्होंने बोला था कि ये जो सारे हिंदू धर्म के जो दुश्मन हैं, उनको प्रॉब्लम इस बात से है कि वी आर स्टिल अलाइव एज ए सिविलाइजेशन, हम अभी भी जीवित हैं एक संस्कृति की तरह। जिस दिन हम मर जाएंगे, जिस दिन हम म्यूजियम में बस जाएंगे, जैसे बाकी की सभ्यताएं बस गई हैं म्यूजियम्स में, तब इनको हमारे ऊपर बहुत प्यार आएगा। तब ये हमारे लिए एनुअल फेस्टिवल्स क्रिएट करेंगे, फिर कॉस्ट्यूम ड्रामास क्रिएट करेंगे, फिर उसके ऊपर ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्किट्स क्रिएट करेंगे, फिर वही मंदिर जिनको आज ये लोग बनाने के लिए थू थू करते हैं, अगर हिंदू धर्म हमारे दुर्भाग्य से मृत हो गया तो 2000 साल बाद, या 2000 साल नहीं, 200 300 व्हाटएवर एनी नंबर ऑफ इयर्स लेटर, ये जो राम मंदिर बनेगा, इस राम मंदिर पे यही लोग बड़े बड़े एसेज लिखेंगे, ये फैक्ट है। ट्रू, वेरी ट्रू। देखिए, ये जो एक तरीके से ये आइडियोलॉजिकल डिबेट है, आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स है, या जो नैरेटिव कंट्री में है, ये इतने साल से चल रहा है। हाल फिलहाल में अब किस तरीके से बोथ साइड की जो वॉइस है वो अब ऐसा इकोसिस्टम बनने लगा है कि जब हिंदू को लगने लगा है कि हाँ, मेरी आवाज कोई सुन रहा है या मेरी बात को आगे रखा जा रहा है। बट कहीं ना कहीं जिस तरह का माहौल अभी भी यूनिवर्सिटीज में है या कॉलेजेस में है, जिस तरह से JNU, जामिया और जितने कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां पर बीच बीच में ऐसा देखने को मिलता है, आपको क्या लगता है हाउ पीपल लाइक यू हु आर trying to work hard and bring out the truth or reality and the roots of this nation and tell the youth कि ये हमारी संस्कृति है, how would you know actually fix this? ये कैसे बदलेगा, आपको क्या लगता है? ये इंडिविजुअल्स फिक्स नहीं कर सकते इसको। ये जो एकेडमिया का जो प्रॉब्लम है वो 70 साल पुराना प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो लेफ्टिस्ट लोगों ने अपने हाथ में ले लिया था, और तब से ये सच हिस्ट्री नहीं बताना, झूठ मनगढ़ंत कहानियां बताना, ये जो गंगा जमनी तहजीब वाला झूठ है वो सब बच्चों को बहुत कम उम्र में सिखाना, ताकि वो सच इतिहास कभी जान ही ना पाए। ये जो हिस्ट्री स्कूल बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में ये जो कोशिश की गई है, ये 70 साल की कोशिश है, और इस कोशिश की वजह से पूरे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं इन्हीं लोगों से भरे पड़े हैं, और ये जो गंद भरी पड़ी है, ये जो दीमक भरी पड़ी है, वो बहुत साल पुरानी है। अगर आप कोई पुराना घर देखे, उसके वॉल्स में, उसके खंभों में अगर अंदर तक दीमक अंदर तक घुस गई है, तो उसको निकालना कोई एक दिन का प्रोसेस तो है नहीं, या फिर एक आदमी या 2 आदमी या 3 आदमी ये कर नहीं सकते। उसको पूरा डिसमेंटल करके, सिस्टमैटिक डिसमेंटल करके ही फिर उसको फ्यूमिगेट करना पड़ेगा, और ये जो काम है वो केवल और केवल सरकार ही कर सकती है, वो इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपने जो भी देखा वो काफी आशादायक है,
मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हालांकि उसके इम्प्लीमेंटेशन पे क्या होता है वो देखना है, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा की तरह रूल्स तो बहुत अच्छे होते हैं, पॉलिसीज बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो अल्टीमेटली डिपेंडेंट रहता है। लेकिन एकेडेमिया का प्रॉब्लम जो है वो ट्विटर पे चिल्लाने से या सोशल मीडिया पे चिल्लाने से या फेसबुक पे चिल्लाने से वो ये होगा नहीं, दैट इज ट्रू। और स्पेशली जो सेंट्रल सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं, जो सरकार के पैसे पे, जो टैक्स पेयर के पैसे पे वहां जाते हैं, जो नॉमिनल पैसा देके, जो 100-200 रुपया देके दिल्ली में अच्छे हॉस्टल में रहते हैं और फिर जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं और बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनको तो धक्के मार के वहां से निकाल देना चाहिए। और ये काम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है और कर भी रही है धीरे धीरे। सोशल मीडिया में आप यू आर आर्डेंट फॉलोअर और यूजर ऑफ ट्विटर, तो सोशल मीडिया में जितनी भी ये क्योस रहता है, 24 घंटे नेगेटिविटी रहती है, हाउ यू डील विद इट? कैसे आपको, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कमेंट्स ही आती हैं, सिर्फ इनबॉक्स में बहुत कुछ आता होगा, बहुत लोग कुछ ना कुछ हर तरह से टारगेट करने की कोशिश करते हैं। व्हाई आई एम आस्किंग बिकॉज आफ्टर लॉकडाउन बहुत ज्यादा लोग इस सोशल मीडिया को यूज करने लग गए हैं, तो उस हिसाब से आप तो एक बहुत ज्यादा एक नोन पर्सनैलिटी है। आपको कैसा लगता है, आपका ब्रेकडाउन पॉइंट क्या है जब आपको लगता है कि बस अब नहीं सहा जाएगा? यू नो, मैं जहां जहां भी बोलने के लिए जाती हूँ वहां पे ये सवाल मुझे काफी लोग पूछते हैं, स्पेशली यंग गर्ल्स जो अपने आप को एक्सप्रेस करना तो चाहती हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन उनको डर लगता है कि कोई गाली दे दे या कोई उनके फोटोग्राफ्स मॉफ कर दे या ऐसा वैसा कह दे तो वो उनके घर वालों को कैसा लगेगा, उनको खुद को कैसा लगेगा, तो वो मेंटली टफ कैसे बनेंगी। तो बहुत बार ये सवाल मुझसे पूछा जाता है और मैं आज तुम्हें इसका बहुत ऑनेस्ट जवाब दूंगी जो आज से पहले मैंने कभी दिया नहीं था। 20 साल पहले, 20 साल नहीं, मे बी 15 years earlier, I don't remember, बॉम्बे में मैंने एक योगा का कोर्स किया था, योगा इंस्टीट्यूट सांता क्रूज में एक योगा इंस्टीट्यूट है, वहां पे कोर्स किया था। तो वहां पे के जो गुरुजी थे उन्होंने एक दिन एडवर्सिटी को कैसे फेस किया जाए उसके ऊपर एक लेक्चर दी थी, एक बौद्धिक लिया था। तो उस बौद्धिक में उन्होंने एक स्टोरी बताई थी, जो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी और जो आज तक मेरे स्मरण में है। तो उन्होंने बोला था कि एक कांच की दीवार है और एक ईंट की दीवार है और एक आदमी एक बड़ा सा पत्थर लेके वो एक कांच की दीवार पे फेंकता है। आदमी वही है, पत्थर भी वही है, उतना ही बड़ा पत्थर है। तो पहले वो कांच की दीवार पे फेंकता है और उसके बाद वो ईंट की दीवार पे फेंकता है, तो क्या होगा? तो हम सब लोगों ने बोला कि ऑब्वियसली कांच की दीवार जो है वो टूट जाएगी, लेकिन ईंट की दीवार टूटेगी नहीं टूटेगी। तो उन्होंने बोला कि अटैक सेम जगह से है, अटैक की इंटेंसिटी भी वही है, पत्थर भी वही है, पत्थर फेंकने वाला भी वही है, लेकिन एक दीवार टूटी एक दीवार नहीं टूटी, क्यों नहीं टूटी? फर्क क्या है? फर्क वो दीवार के कॉम्पोजिशन में है, फर्क पत्थर में नहीं है, फर्क पत्थर फेंकने वालों में नहीं है, फर्क दीवार किस चीज की बनी है, आपके अंदर की दीवार किस मटेरियल से बनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अब्यूज ले सकते हो और कैसे आप उसको स्ट्रांगली फेस कर सकते हो। ये आसान नहीं है, ये एकदम से होता भी नहीं है, लेकिन अगर आप हिम्मत करके बोलते रहोगे तो आपको कभी ना कभी समझ में आएगा कि ये सारे शब्द हैं और शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और आपको ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि आप जो भी सोशल मीडिया पे लिखते हैं वो ठीक है, आपने गालियां खाई, आपने गालियां दे भी दी, 2 हाथ कर लिए, 2 हाथ ले लिए, 2 हाथ दे दिए, लेकिन उसके बाद जब आप लॉग ऑफ करते हो और आप अपनी रियल लाइफ में जब वापस आते हो तो आपके रियल लाइफ में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको समझ सकते हैं, जो आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दे सकते हैं और जो आपके पांव हमेशा जमीन पे रखते हैं। मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। माय फैमिली, आई जस्ट डोंट मीन माय हस्बैंड एंड माय चिल्ड्रन, बट मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स सारे, मेरे इन लॉज सारे ही सपोर्टिव हैं। उनको भी मालूम है, वो मेरे फेसबुक पे मेरे फ्रेंड्स लिस्ट में है, तो वो कभी कभी जितनी गालियां मुझे खाने को खाती हूँ मैं, वो देखते हैं डेली इस पे, और किस लेवल की गालियां मुझे पड़ती हैं उससे कभी कभी उनको, स्पेशली जो एल्डरली रिलेटिव्स हैं मेरे, कभी कभी उनको बुरा लगता है। कभी कभी वो मुझे बोलते भी हैं कि तुमको थोड़ा संभल के रहना चाहिए या थोड़ा कम बोलना चाहिए, वॉट एवर। बट उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मतलब
तुम जो कर रही हो उसको हमारा सपोर्ट नहीं है। उनका हमेशा से ही मुझे सपोर्ट रहा है, और वो सपोर्ट बहुत मायने रखता है आपके रियल लाइफ में आपके साथ कौन से लोग खड़े हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे चाहे आपका 5 लाख का फॉलोअरशिप हो या 10 लाख का हो, जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे आपके पांव जमीन पे रखने के लिए आपको एक सपोर्टिव, स्ट्रॉन्ग और असली फीडबैक देने वाले फैमिली की जरूरत होती है। कई बार मैं ट्विटर पे मैं भी थोड़ा सा भड़क जाती हूँ, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंटेटिव हूँ, तो कभी कभी मैं ऐसे झगड़े मोल लेती हूँ जो मुझे नहीं लेने चाहिए। इन द सेंस कि कोई फेक आईडी है जिसके 100 फॉलोअर है, वो कुछ गाली देता है तो देने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, वो वैसे भी फेक है, उसके वैसे भी 100 फॉलोअर से ज्यादा नहीं है, तो उसके साथ मुझे एंगेज नहीं होना चाहिए, ये मुझे भी पता चलता है। लेकिन कभी कभी होता है, क्योंकि उस समय थोड़ा गुस्सा होता है तो हो जाता है। ये सोशल मीडिया पे, ट्विटर का स्पेशली ये स्पेशलिटी है कि आप झट से रिएक्ट करते हो, और आप कभी कभी रिएक्ट करते हो तो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हो। लेकिन मुझे हमेशा ऐसे टाइम पे मेरा भाई बोल देता है कि इसको तुमको नहीं कहना चाहिए था, या मेरे हस्बैंड बोल देते हैं कि इसको तुमको नहीं कहना चाहिए था, तो मुझे भी सोचने पे वो थोड़ा मजबूर करते हैं और रियल फीडबैक देते हैं। वो इसलिए फीडबैक देते हैं क्योंकि वो केयर करते हैं मेरे बारे में, वो चाहते हैं कि मैं अच्छा लिखूं और अच्छे से अपने आप को प्रोजेक्ट करूं। सो आई नो दैट। तो उनका फीडबैक मुझे अच्छा लगे भी नहीं तो भी मैं उनका फीडबैक बहुत संजीदगी से सुनती हूँ। ऐसे ही मेरे कुछ फेसबुक पे जो मेरे फ्रेंड्स हुए थे, मतलब मैं उनको पर्सनली कभी नहीं मिली हूँ लेकिन फेसबुक पे मिली हूँ, तो लेकिन वो अभी मेरे बहुत करीब आ गए हैं। ऐसे ही भी 4-5 लोग हैं जो मुझे अगर एडवाइस देते हैं तो मैं सुनती हूँ कि तुमको इसके ऊपर नहीं रिएक्ट करना चाहिए था, या नहीं लिखना चाहिए था, या ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, या ऐसा तुम्हारी सोच थोड़ी सी हटके होनी चाहिए थी, जो भी हो। लेकिन मुझे पता है, क्योंकि वो इसलिए मुझे एडवाइस देते हैं बिकॉज दे रियली केयर। बाकी रही अब्यूज की बात, तो ठीक है ना, मतलब जो मुझे गालियां देते हैं 4 लोग, और जो बहुत भद्दी भाषा में, बहुत अश्लील भाषा में मेरे ऊपर और मेरे फैमिली के ऊपर टिप्पणी करते हैं, ये उनका चरित्र दिखाता है, मेरा नहीं है। इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ हुआ मेरा 5 सेकंड का हैंडशेक की इमेज ये लोग बहुत गंदे कैप्शंस देख के अगर वायरल करते हैं, और ये वायरल हुआ है, कांग्रेसी सपोर्टर्स ने बहुत वायरल किया है, कांग्रेस पॉलिटिक हैंडल्स ने भी इसको सपोर्ट किया है और वायरल किया है, लेकिन उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द सेंस कि मुझे उनकी दया आती है, मुझे उनकी हंसी आती है मुझे ऐसे लोगों के ऊपर। हालांकि जब मेरे फैमिली को एक्चुअल थ्रेट्स आए थे तब मैंने पुलिस के साथ जाके कंप्लेन लिखवाया था। ऐसा 3 बार हो चुका है, और आगे भी अगर ऐसा हो जाएगा तो ऑब्वियसली मैं एक्शन लूंगी। लेकिन दिन में जो हजारों लोग, मेरे हजारों नहीं है, सैकड़ों हैं, व्हाटएवर सम नंबर, जो फेक आईडीज हैं, जो मेरे हैंडल पे आके, उनका काम ही इतना है कि कोई सांप का फोटो डालो और बोलो हिस नागिन, ऐसे लोग। तो मैं क्या करूं? अरे इट्स रियली फनी। क्या क्या कर सकती हूँ मैं? मुझे हंसी आती है, मुझे मुझे तरस आता है उनपे, मुझे दया आती है उनपे। So patience is the key. और आई एम नॉट अ वेरी पेशेंट पर्सन एक्चुअली, बट दीस गाइस डोंट मैटर। ये लोग कौन है, इनका मेरे लाइफ में मायना क्या है? कोई फेक अब्दुल पंक्चर वाला अगर मुझे नागिन कह दे तो कहने दो ना, वो कहीं कहीं पे बैठा होगा फ्रस्ट्रेटेड बंदा बेचारा, तो उसका मेरी लाइफ से क्या कनेक्शन है? व्हाई शुड आई वरी? आई हैव अ हैप्पी लाइफ, आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। मेरी जिंदगी में ग्रेटफुल होने के लिए इतना कुछ है, तो मैं कहाँ ऐसे छोटे लोगों के छोटे ख्याल लेके बैठूं? और ऐसे नहीं, मेरे साथ बहुत लोगों ने पंगे लिए हैं, ये तो फेसलेस आईडीज हैं। जावेद अख्तर जैसा शायर जिसने गुड बाय शिफॉली, गुड बाय शिफॉली, गुड बाय शिफॉली, ये 17 बार लिखा था उसने ट्वीट 5 मिनट में, एक मतलब। एंड मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं हंसू कि रो, कि ये आदमी इतना जाना माना शायर है, इतना फेमस है, तो ये रात को 2 बजे किसी महिला के ट्विटर पे आके उसको गुड बाय शिफाली, गुड बाय शिफाली, गुड बाय शिफाली 17 बार बोलता है। आई मीन क्या करूं मैं कि आई कैन ओनली फील सॉरी फॉर दीज पीपल। वो अनुराग कश्यप, ऐसे लोगों को मैं क्या करूं? ये उनका चरित्र दिखाता है, मेरा चरित्र नहीं दिखाता। बस आई कैन ओनली पिटी देम एंड आई कैन फील सॉरी फॉर देम एंड आई कैन से दैट बॉस तुम्हारी असली औकात तो यही है। आई एम ग्रेटफुल फॉर सोशल मीडिया कि ये लोग जो एकदम
लेके अपने अपने क्षेत्र में फेमस हो गए हैं ना, जैसे जावेद अख्तर बहुत अच्छे शायर हैं, अनुराग कश्यप बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो उनके बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है, ये जो हो जाता है, उनके उनके बहुत लोगों ने आइकॉन्स बना के रखे हैं। लेकिन ये लोग कितनी छोटी दिमाग से हैं, कितनी तुच्छ दिमाग से हैं, जिनको मतलब महिलाओं को छेड़ने के सिवाय कुछ काम नहीं है। इतने फालतू लोग हैं ये ट्विटर पे उनका असली चेहरा नजर आ गया ना, तो अच्छा है ना, तो दुनिया को पता चला। ये मेरे पता चलने या कुछ बोलने की बात है नहीं। मुझसे पंगा लेने के बाद जावेद अख्तर किस औकात का आदमी है ये पूरी दुनिया को पता चला ना। लोग भी तो देख ही रहे हैं, क्योंकि ये ओपनली बोल रहे हैं ये। या अनुराग कश्यप ने जो बोला मेरे बारे में, वो सारी दुनिया देख रही है। पीटा ने मेरे साथ क्या किया। पीटा एक ब्लू टिक हैंडल है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इनके ऑफिसेस कई शहरों में है, दुनिया के कई शहरों में है। 8 करोड़ का उनका बजट है, एनुअल बजट इंडिया में, और $65 मिलियन का उनका बजट है एनुअल पूरे दुनिया में। ऐसी इंस्टीट्यूशन ने उसकी पूरी पीआर शक्ति किसमें लगा दी, मुझे स्नेक बोलने में ना। और आप ट्विटर पे रैंडम सर्वे कर लीजिए, एक सवाल पूछ लीजिए कि आप पीटा को किस वजह से जानते हैं, उनके काम की वजह से जानते हैं या उन्होंने मेरे साथ जो झगड़ा मोल लिया उसकी वजह से जानते हैं। ट्विटर की बात करें मैं, आप एक रैंडम सर्वे ले लीजिए और मुझे उसका रिप्लाई मुझे बता दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि लोग आपको बताएंगे मैक्सिमम नंबर कि पीटा इज नाउ जस्ट अ ट्रोल हैंडल, कि उन्होंने अपने आप की अपनी हिपोक्रेसी जाहिर की है कि वो हिंदू फेस्टिवल्स के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, हिंदू फेस्टिवल के बारे में ही बोलेंगे, ईद के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। उनकी जो एनिमल राइट्स की जो स्टोरी है वो इतनी फेक है कि असली एनिमल राइट्स के लिए वो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ हिंदुओं को लेक्चर देने के लिए या हिंदू कल्चरल प्रैक्टिसेस को अटैक करने के लिए वो हमेशा कोर्ट में जाते रहेंगे। अभी तक उन्होंने, मैंने उनसे जो सवाल पूछे गए उनका जवाब नहीं दिया है। और उतना ही नहीं, उनके सीईओ ने जो लेटर लिखा था एक मैगजीन के एडिटर को कि आपने ऐसा हमारे बारे में क्यों लिखा, तो वो लेटर मेरे पास है। उस लेटर का आधा हिस्सा वो उनके बारे में, पीटा के बारे में नहीं है, के बारे में है। या सो दैट इज माय विक्ट्री नो, कि अगर आपका सीईओ जो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो कोई इंडिविजुअल है नहीं, वो अगर ऑफिशियल कम्युनिकेशन में 600 वर्ड की ईमेल में 400 वर्ड अगर मेरे बारे में लिखता है, तो दैट इज माय विक्ट्री। क्योंकि कल मैं देख रहा था, कल आपने ट्वीट किया था, some cartoonist has also blocked you. He is a verified account, I guess. Yeah. So, but जिस तरह से you are fighting on all the fronts and single-handedly, चाहे वो पीटा हो या ऐसा कुछ हो और डायरेक्टर हो या वो, that is commendable. और आपने बहुत अच्छे से सारे जवाब का, बहुत क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दिया, चाहे वो इंडिया की भारत की फिलॉसफी हो, चाहे रिलीजन हो या आपकी जर्नी हो। Can we have a small rapid fire? Sure. Okay. So first, true and false. Mahatma Gandhi was not enough to call a Mahatma. Mahatma Gandhi was not the only contributor to India's freedom. उनको महात्मा कहें ना कहें, that depends on the individual. किसी को लगते होंगे वो महान आत्मा, बट ये बात झूठी है कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये एक साबरमती के संत की बात थी नहीं, मैंने इसलिए पूछा, बट क्या एक पॉलिटिकल, एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियन ही थे, क्या पॉलिटिशियंस को महात्मा कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूंगी वो अलग बात है ना। Okay, true. Okay, so Nehru ji was a successful prime minister. यार मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी जब नेहरू जी का रेन था, लेकिन सक्सेसफुल कौन सी तरीके से देखोगे, उनके एजेंडा की तरफ से देखोगे तो यस, ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर। ही रेज्ड अ जनरेशन ऑफ इंडियंस हु आर कंप्लीटली डिरेसिनेटेड, ही पुट देम इन पोजीशंस ऑफ पावर, कि जिनका भारतीय कल्चर से कुछ देना देना नहीं है, जिनका भारतीय धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, जिनका भारत से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसी नस्लें उन्होंने पैदा की, कई नस्लें उनकी एजुकेशन पॉलिसी ने। तो उनके हिसाब से उनको जो करना चाहिए था उस हिसाब से तो वो सक्सेसफुल हो ही गए ना, देश के हिसाब से नहीं। ओके, कम्युनिस्ट लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन ये देश की आजादी में?
पता नहीं एक्चुअली, क्वाइट ऑनेस्टली मैंने पढ़ा नहीं है, ये रैपिड फायर है, तो सवाल तो आप ऐसे पूछ रहे हो जिससे मुझे थोड़ा सा पढ़ के आना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, जब 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 चाइना का एग्रेशन हुआ था तब यही कम्युनिस्ट पार्टीज जो हैं वो कम्युनिस्ट चाइना के साथ थे, दैट इज अ फैक्ट, जो जिसके बारे में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी है कि नहीं है, आई डोंट नो क्वाइट ऑनेस्टली, बिकॉज कुछ कम्युनिस्ट, कुछ इंडिविजुअल कम्युनिस्ट ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, जिनका गोवा लिबरेशन स्ट्रगल में भी उनका योगदान था, दैट इज ट्रू, but overall communism as a movement has contributed to India's freedom struggle, I don't think so. Okay, so all the three questions you have very smartly answered, but the fourth one, Khilafat movement was the fraud on the name of India's struggle of independence. Of course, खिलाफत मूवमेंट का और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का क्या लेना देना है? कहीं टर्की के सुल्तान को खलीफा मतलब इस्लामिक वर्ल्ड का हेड, रिलीजियस वर्ल्ड का हेड, उसको बना दो, इसका और भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल का क्या लेना देना है? मतलब Mahatma Gandhi has very well defined it as a and mixed it with the non-cooperation movement and नहीं, पर है ही नहीं ना, ये कोई कनेक्शन है ही नहीं। वो तो गांधी जी को लगा था कि मैं करूंगा तो सारे देश के मुसलमान एकदम राष्ट्रभक्त हो जाएंगे और मैं उनकी मांगे पूरी करूंगा तो वो मेरी मांगे पूरी करेंगे और व्हाटएवर, ये उनकी यू कॉल इट नाइविटी, यू कॉल इट एक्सेसिव सेक्युलरिज्म, यू कॉल इट माइनॉरिटी अपीजमेंट, व्हाटएवर, बट खिलाफत का और भारत के फ्रीडम स्ट्रगल का कोई भी कनेक्शन नहीं है। इनफैक्ट उसके बाद जो मोपला रायट्स हो गए केरला में, उसमें तो ये हिंदू मुस्लिम एकता की धज्जियां उड़ गई ना। उसके बाद कई कांग्रेस के लीडर्स भी ऐसे थे जिनकी आंखें खुल गई जब उन्होंने देखा कि केरल में क्या हो रहा है। लाला लाजपत राय थे उनमें। True. Okay, so this is a very interesting question. If you wake up as the following people, what will you do? अगर आप सुबह उठ के पाती हैं कि आप नरेंद्र मोदी बन गए हैं, what you will do? The first thing. ये तो संभव ही नहीं है। अगर मैं, लेकिन फिर भी अगर मैं उठ के पाती हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी हूँ, तो मैं चुपचाप उठ के काम करने लगूंगी 24 घंटे। Okay, there is no specific thing. Okay. If you wake up as Sonia Gandhi. Oh God, why do you hate me so much, Rahul? क्या किया मैंने तुमको? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरे साथ कि you would even wish such a fate on me? So no, please. I mean, I don't even want to go that way. Okay. Now this is interesting. If you wake up as Arnab Goswami, I will demand an answer from you. The nation wants to know. Okay. Now, if you wake up as Arvind Kejriwal. Oh God. Why again? Still something. अपने लिए एक एड दे दूंगी पूरा फुल पेज न्यूज़पेपर्स में कि मैं कितनी ग्रेट हूँ। Wow. Okay. If you wake up as your colleague or contemporary Anand Ranganathan. Oh my God! Now that is something that I wouldn't mind waking up as Anand Ranganathan for a day. I just want to get into his mind and see how he manages to store all that data at his fingertips. And उसको ये सब सारे आंकड़े और ये सारा डेटा और सारे numbers उसको कैसे जुबानी याद रहते हैं, ये मुझे पता करना है. So this is something that I would actually like to wake up as Anand Ranganathan for a day. Anand right now is not on Twitter, but this is a big... I know, and yeah, and that is also, Anand is not right now on Twitter. You know why? Because he only quoted a verse verbatim from the Asmani Kitab. मतलब उसने अपना कुछ भी नहीं डाला था ट्विटर पे। जैसा था वैसा ही कोट किया था। उसके लिए उसको ट्विटर ने उसको सस्पेंड किया और ये बोला कि ये हेटफुल कंटेंट फैलाता है। मतलब वो बुक में से कोट करे तो वो हेटफुल कंटेंट फैलाता है, लेकिन बुक हेटफुल कंटेंट नहीं फैलाता। True. Okay, now this you have to answer. If you wake up as sorry, if you wake up as Rajdeep Sardesai. Oh God, please again, कौन सी दुश्मनी का बदला ले रहे हो मुझसे? I mean, which person in his right mind or his or her right mind would wake up as Rahul Gandhi? तो not Rahul Gandhi, as Rajdeep Sardesai. आए दिन तो सबसे लताड़ा जाता है वो.
So no, So thank you you. will go back to और sleep. दूसरा, I mean, if I wake up as Rajdeep Sardesai, I would have Veronica next to me. Oh my God, please don't. Okay, this is you can take as compliment also, or I don't know. But if you wake up as Amitabh Bachchan, I've always admired Amitabh Bachchan for. I would be very happy that I've got a voice like that, because I've okay, always wanted to have a voice which, if I say something, people will remember for that voice. okay, मुझे लोग बहुत बोलते हैं कि मेरी आवाज जो है वो बहुत इमेच्योर, बहुत बचकानी है, पता नहीं है कि नहीं, no, right now बट I'm मुझे not. हमेशा ऐसे if only I had a deep voice, ऐसा हमेशा ऐसे I would be very happy if I wake up as Amitabh Bachchan. Okay, so if you wake up as Sonu Sood, He's doing phenomenal work. I would be very grateful, and I would continue the work that he is doing. okay, one channel you want would you like? I mean, you would like to ban news I channel. wouldn't like to ban any channel actually, क्योंकि मुझे honestly ऐसा लगता है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने आप को लिबरल बोलते हैं, जो अपने आप को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियंस बोलते हैं और फिर बोलते हैं इसको बैन करो, उसको बैन करो, सोशल मीडिया को बैन करो, रिपब्लिक को बैन करो, टाइम्स नाउ को बैन करो. मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ. आई एम अ जेन्युइन लिबरल. जो अपने आप को झूठे लिबरल बोलते हैं, मैं ऐसे उसमें से नहीं हूँ. तो आई डोंट थिंक दैट एनी चैनल शुड बी बैंड. मे बी not a news channel, but maybe that Zakir Hussain का एक बकवास चैनल आता है, तो वो चैनल, because that is spreading nothing but hatred. So वैसे चैनल अलग हैं, लेकिन न्यूज चैनल तो कितने भी हों, ठीक है ना यार. अल्टीमेटली पीपल विल डिसाइड. नो, अभी भी आप टीआरपी फिगर्स देखो, कौन से चैनल्स देखे जाते हैं जब सबसे ज्यादा. लोगों को भी पता चलता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है. एनडीटीवी के क्या टीआरपी फिगर्स हैं अभी? पहले टॉप 5 में भी नहीं है वो. So it's not that people don't know. तो कंटेंट आने दीजिए, लोग तय करेंगे ना कि कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है. 3 ट्विटर प्रोफाइल जो सबको फॉलो करने चाहिए और 3 ट्विटर प्रोफाइल जो किसी को फॉलो नहीं करने चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू. ओके, सबको फॉलो करने चाहिए. एक तो मेरा शेफ true. वैद्या बोल देती हूँ. दूसरा आनंद रंगनाथन, ए रंगनाथन 72, if ever he comes back on Twitter. तीसरा नरेंद्र मोदी, because whatever he says always makes a lot of sense. और 3 जो कभी फॉलो नहीं करने चाहिए, ऐसा नहीं है एक्चुअली. राहुल गांधी का भी लोगों को करना चाहिए फॉलो, क्योंकि बहुत एंटरटेनमेंट होता है उसमें. लेकिन काफी सारे जो जर्नलिस्ट टाइप के लोग हैं, जो ब्लू टिक लेके बैठते हैं, जिनकी औकात ही नहीं है, ना औकात है, ना शक्ल है, ना अकल है, वैसे लोग हैं. उनके नाम भी नहीं याद रहे. अगर मुझे ऐसा लगता है कि उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, तो उनके नाम मुझे क्यों याद रहने चाहिए, जिनको मैं फॉलो नहीं करती. लेट अस पुट इट दैट वे. Fine, that is. आप मेरा तो आप मेरा ट्विटर प्रोफाइल देख लीजिए कि मैं किन लोगों को फॉलो नहीं करती. उनको नहीं करना चाहिए. Okay. One thing you wish to change. अपने पास से कोई चेंज अगर आप कोई चीज बदलना चाहेंगी तो what it would be? तो पास से कुछ, मैं बस एक चीज जो मुझे बहुत दर्द होता है मुझे अभी भी. आई लॉस्ट माई फादर जब मैं यूएस में थी, और मेरे बच्चे तब बहुत छोटे थे, तब वो प्रीमेच्योर बेबीज थे, तो मैं उनको छोड़ के मैं आ नहीं सकती थी. तो दैट इज माई बिगेस्ट रिग्रेट इन लाइफ कि मैं अपने पिताजी को लास्ट में देख नहीं पाई. आई एम वेरी क्लोज टू हिम, और वो मेरे बच्चों को नहीं देख पाया. तो एक चीज अगर पास्ट की अगर मैं चेंज कर सकती हूँ, तो आई वुड लाइक टू चेंज दैट, बट आई नो दैट doesn't happen like that. That's so sweet. आपकी जिंदगी में कोई काश है अभी? काश? Regret? No, I don't believe in regrets. Not regrets. Anything which has the meaning like काश ऐसा होता या काश ऐसा हो जाए. You have any काश? Yeah. काश कोरोना हट जाए in a day, और मैं कल ही फ्लाइट लेके हिमाचल प्रदेश जा सकूं. Bang on. मेरी भी एक ही डेस्टिनेशन है. I have also waited for long to visit Himachal Pradesh. Yes, surely, definitely. That cash I also having. Anything. Okay. Smriti Irani, Nirmala Sitharaman, Uma Bharti, Menka Gandhi. Deserving candidate for PM. They are all phenomenal. Okay, not Maneka Gandhi so much, but the other 3 are all phenomenal self-made women. And this country gives a right to anybody to aspire to become the PM. So all of these women, I think, are good candidates for PM. No, but as per your, as a voter, your choice.
it's not a direct vote anyway ना. Okay. तो वैसे भी मैं पीएम के लिए वोट नहीं दे देती ना. You are बीजेपी के लिए वोट देती हूँ. very well nice diplomatic. I will tell you one thing. I will tell you whom I will not vote for. I will not vote for Maneka Gandhi. Okay, fine. Where do you want to see yourself in next 5 years? 5 years, my kids will probably go off to college. So I would like to see myself traveling this country and writing a lot more about the culture of this country. The two subjects that जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में रिसर्च करना, उनके बारे में लिखना, वो है एक मंदिर आर्किटेक्चर, भारतीय मंदिरों के बारे में लिखना, उनके स्टोरीज और उनके छोटे छोटे जो उनके नुआंसेस है उसके बारे में लिखना एक, और दूसरा हैंडवोवन टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया. ये दोनों मेरी पैशंस रही हैं काफी सालों से. तो 5 साल में अगर मेरे बच्चे कॉलेज चले जाएंगे और मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी डे टू डे उनको उनकी देखभाल करने की, तो फिर मैं ज्यादा ट्रैवल करना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा, और इन विषयों पे किताबें लिखना चाहूंगी, जैसे मंदिर स्थापत्य हो और इंडियन टेक्सटाइल्स. So you would like to develop yourself as a writer more? Yes, that's right. So rate yourself. So if you're expecting an answer that in 5 years I expect myself to be a Rajya Sabha MP or whatever, you're not going to get it. But I was, see, we have to be honest, and I like the people who are very blunt and honest about this answer, because if you want, because somehow अगर politics में entry लेना और politician की तरह काम करने का desire है, that should be, you have to be vocal about it. No, that I'm not putting down that desire. That desire is a very good desire, and people, obviously Narendra Modi and Amit Shah wanted to be in politics because they wanted to do something good for the people. So it's a very good thing. I'm not looking down upon it. I'm just saying that probably I don't see myself there. I honestly, you asked me how I see myself as a writer and an explorer, and I see myself traveling a lot more in India and writing about it. No, because there are people, you know that, I don't want to take name, but people are from Maharashtra, they were denied ticket for Rajya Sabha, they resigned from the party, joined another party, took the ticket, now in the Rajya Sabha. So that kind of should not be there, that I don't want Rajya Sabha, I just did on the ideological basis, my woman respect and all, but you have to be very honest if you have some aspiration. Anyhow, nicely you said. Yeah. I'm always honest. If that is how I saw myself, I would very honestly tell you. But very honestly, in 5 years, I see myself traveling the length and breadth of this country and writing a lot more on these subjects. And of course, I will not stop political commenting. I will not stop giving lectures on history. I will not stop meeting young people and talking to them. That is always invigorating. So वो तो चलता रहेगा, और लेकिन मैं दिल से जो करना चाहती हूँ वो ये है. I want to travel the length and breadth of India. So traveling, I do travel quite a bit. Yeah, I do travel quite a bit. For somebody who has triplets and a full house, I have no regrets actually. मतलब मैं ये victim रोना तो नहीं रो सकती कि हाँ मुझे कोई मेरे सपने follow करने नहीं दे रहा है. You know, this typical जो which women are expected to always play the victim card ना, कि मेरे जो सपने हैं उनके ऊपर trample किया जा रहा है, मुझे मेरे सपनों follow करने के लिए मुझे मेरी family ने कभी support नहीं दिया. ऐसा नहीं है. My family has always been supportive and I've been doing a lot of traveling. But now I have kids and they're at home. They're very young. Do you miss that because of this corona and lockdown? A lot of the dialogues and events and conferences, they are just going on web. Otherwise, you would have traveled down to the location and you have given your speech. Okay, honestly, rate yourself as the following. Politician. Rate on a scale of what? Out of 5. It's 4 out of 5. But if you're talking about diplomacy and to be able to carry people together, even people you have a disagreement with or whatever, जो भी politicians को करना पड़ता है, उनके job का एक हिस्सा है, उस पे अगर मैं अपने आप को judge करूं, तो I will not get more than 3 points. Very nicely answered this. Okay, now politician is a different thing. As a leader, how will you? As a leader, I'm a good leader. 4. How would you rate yourself out of 5? 4. Writer?
4.5. Speaker. 4. I would give you 6. The way you have answered all the questions today, it was awesome. Okay. So your guilty pleasure. A homemade ice cream which I make. One thing Homemade you fruit ice cream actually. hope someday get a chance to Sure. have of it. One thing you desperately want to own. A Patan Patola sari made in natural dyes. That's the only sari I don't have. Why I even asked this question? I would have got this from myself only. Sari is the thing you definitely would have want to have. Okay, last question, but not the least. Define India in 2030 in 3 words. I would like India 2030 to be successful, confident, and a superpower in every which way. Not just economically, not just defense-wise, but culturally also. Vishwa Guru. That's what I would like India 2030 to be. I believe ऐसा ही हो हम सबके लिए, the way that we want our India to be. But शेफाली जी बहुत interesting, बहुत मजा आया मुझे. Not just the serious journey or the serious question, but all about the rapid fire and everything. I hope आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा, and it is fun. I enjoyed every bit of it. Thank you so much. आप आए, आपने वक्त निकाला, and it will be again a pleasure to have you some other day on another segment also, because there are so many segments. Sure. So thank you so much for coming. Thank you, Rahul. Thank you so much for giving me this opportunity. And you know, it's like sometimes the wait is worth it. I know and you know how many times we have tried to do this, and every time कुछ ना कुछ हुआ था. लेकिन आज जैसा इंटरव्यू हुआ वैसा पहले शायद नहीं होता था. So in a way, whatever happens for the best. So thank you so much for giving me this chance, and I really enjoyed talking to you. And I look forward to hearing from you and working with you more.